आज हम क्लास इंटर यूनिट 27 न्यूक्लियर फिजिक्स के एमसीक्यू सोल्व करते हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। तो सबसे पहला एमसीक्यू है आइडेंटिफाई पार्टिकल एक्स इन फॉलोइंग न्यूक्लियर रिएक्शन। तो इन फॉलोइंग रिएक्शन के अंदर हमें आइडेंटिफाई करना है कि एक्स क्या है। तो इसको पहले सोल्व करते हैं। यहाँ पे इसको सोल्व करते हैं कि इक्वेशन कुछ इस तरह से बेरिलियम और प्लस हीलियम जो मिलकर कंबाइन होकर कार्बन बनाते हैं। तो और मालूम क्या करना है कि एक्स क्या बनेगा उसकी इक्वेशन के अंदर। तो इसको बैलेंस करने का तरीका ये क्या है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को दोनों साइडों से इक्वल कर लें। तो सबसे पहले यहाँ से देखें कि नीचे वाला नंबर से शो करता है एटॉमिक नंबर को। एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो यहाँ पे प्रोटॉन कितने? 4 प्लस 2 कितने हुए प्रोटॉन? यहाँ पे इस साइड पे 6 और इस साइड पे भी नीचे वाला नंबर प्रोटॉन को शो करता है। तो यहाँ पे प्रोटॉन कितने? 6। तो यानी ये हम कह सकते हैं कि दोनों साइडों पे प्रोटॉन इक्वल है, तो ये प्रोटॉन नहीं हो सकता। उसके बाद न्यूटन ये और फिर देखते हैं न्यूटन नंबर को बैलेंस करते हैं। यहाँ पे कह लेते हैं कि मास नंबर जो है, मास नंबर कितना है? 9 प्लस 4 कितना हुआ? 13। और यहाँ पे मास नंबर कितना मिला हुआ है? 12। तो यहाँ पे 13, यहाँ पे 12, एक नंबर कम है। तो हमें पता है कि मास में क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन तो इक्वल है, तो मिसिंग कौन सा होगा? न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे कह सकते हैं भाई न्यूट्रॉन अगर अगर 13 है तो यहाँ पे न्यूटन कितने हो रहे हैं? 12। तो वो यहाँ पे उनके लिए कह सकते हैं कि 1 जो है एक्स जो है मिसिंग वो है न्यूट्रॉन है। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो है फर्स्ट का जो है सी इज़ करेक्ट। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 2 है इन इक्वेशन एल्यूमिनियम प्लस हीलियम इज इक्वल टू फास्फोरस प्लस एक्स। करेक्ट द सिंबल ऑफ एक्स। हमें एक्स मालूम करना है कि एक्स क्या बनेगा। एल्यूमिनियम है, एक एल्यूमिनियम है, दूसरा हीलियम है, और मिलकर जो बना रहे हैं वो फास्फोरस प्लस एक्स। तो सबसे पहले हम नंबर प्रोटॉन देख लेते हैं कि यहाँ पे 13 प्लस 2 कितने हुए प्रोटॉन? 15। 13 प्लस 2 प्रोटॉन कितने हुए? 15। तो इस साइड पे भी नीचे वाला नंबर प्रोटॉन को शो करता है 15। तो हम कह सकते हैं दोनों साइड पे नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल है। अब देख सकते हैं कि मिसिंग नंबर क्या है कि यहाँ पे 27 प्लस 4 कितने हुए? 31। यहाँ पे कितने हो रहे हैं? 31 नंबर जो कि एटॉमिक मास, ठीक है। यहाँ पे एटॉमिक मास कितना हो रहा है? 30। तो यहाँ पे एक नंबर मिसिंग है। तो एक नंबर किस वजह से मिसिंग है? तो नंबर ऑफ एटॉमिक मास के अंदर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन तो पूरे है, तो मिसिंग क्या होगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन को हम रिप्रेजेंट कुछ इस तरह 0 होता है, मास 1 होता है। तो न्यूट्रॉन 2 का जो है डी इज़ करेक्ट। क्या होगा? न्यूट्रॉन होगा। 3 है बीटा रे इमिटेड बाय रेडियो एक्टिव मटीरियल आर। तो बीटा रे बेसिकली क्या होता है? चार्ज पार्टिकल होता है इमिटेड बाय न्यूक्लियस, ठीक है। इसका ऑप्शन जो है सी इज़ करेक्ट। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 4 है द टोटल नंबर ऑफ अल्फा एंड बीटा पार्टिकल इमिटेड इन द फॉलोइंग रेडियो एक्टिव डिके। तो इस फॉलोइंग रेडियो एक्टिव डिके के अंदर हमें बताना है कि नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल और नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल कितने होते हैं। तो इसको सोल्व करते हमने लिख लिया है कि एक से एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर जो है 90 और मास नंबर 200, जो कि डिके होकर कितना हो जाता है कि 80 प्लस 168। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए कि एटॉमिक नंबर कितना डिक्रीज होता है। पहले 90 था, फिर 80 हो जाता है, यानी नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर कितना हो जाता है? डिक्रीज 10 हो जाता है, ठीक है। इसका जो एटॉमिक नंबर होगा 10 ही होगा। फिर देखते हैं कि मास नंबर इसका 200 है और यहाँ पे 160। इसको माइनस कर लेंगे, 200 माइनस 160, तो यहाँ पे क्या लेते हैं? 32। तो हम ये मालूम कर सकते हैं कि एक्स का जो है एटॉमिक नंबर 10 होगा और मास नंबर 32 होगा। इन दोनों को इक्वेशन को माइनस करके एक साइड ये है, दूसरी साइड ये है। अगर हमें ये मालूम ये करना है कि यहाँ पे कितने नंबर ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल दिखे होंगे और कितने बीटा पार्टिकल दिखे होंगे, तो ये हमें मालूम करना है। तो सबसे पहले हम देख लीजिए कि अल्फ़ा पार्टिकल का जो होता है कुछ इस तरह सिंबल किया जाता है। उसका मास नंबर, एटॉमिक मास नंबर 4 और एटॉमिक नंबर जो होता है 2 होता है। तो सपोज हमें सबसे पहले जो चाहिए एटॉमिक नंबर चाहे मास चाहिए था। अगर अल्फ़ा पार्टिकल 8 डिके होते हैं, 8 अल्फ़ा पार्टिकल डिके होते हैं, तो हमें पता है एक का जो है मास 4, तो 8 का कितना हो जाएगा? तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई बाय 4, तो हमारे पास कितना आ जाता है? मास 32। यानी अल्फ़ा पार्टिकल के डिके कितना हुआ है? अल्फ़ा पार्टिकल जो डिके हुए वो 8 डिके हुए हैं, ठीक है। अब कह लीजिए कि जो 8 तो डिके हुए, लेकिन अब देखते हैं कि मास नंबर कितना इंक्रीज होता है। तो एक अल्फ़ा पार्टिकल का मास नंबर जो होता है, एक अल्फ़ा पार्टिकल का जो मास नंबर होता है वो होता है 2। तो 8 का कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा 8 का 16। तो यहाँ पे इक्वेशन बैलेंस नहीं हो रही है। क्या कि हमें क्या चाहिए? एटॉमिक नंबर कितना चाहिए? 10 और मास नंबर कितना चाहिए? 32। तो मास नंबर तो हो गया 32, लेकिन यहाँ पे क्या है कि एटॉमिक नंबर जो है इंक्रीज़ हो गया पहले के मुकाबले। यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 16 है।
तो हम कह लीजिए कि एटॉमिक नंबर के अंदर इसी रिएक्शन के अंदर 8 अल्फ़ा डिके हुए। अब क्या होता है कि बीटा डिके, अब बीटा डिके में क्या होता है कि एटॉमिक मास सेम रहता है, एटॉमिक नंबर जो होता है वो डिक्रीज़ होता है बीटा प्लस डिके के अंदर। सपोज़ हम कह लीजिए कि यहाँ पे बीटा प्लस डिके हुआ है, तो बीटा प्लस डिके के अंदर क्या होता है कि मास जो है एटॉमिक नंबर जो होता है वन टाइम डिक्रीज़ हो जाता है। तो वन टाइम डिक्रीज़ हो जाता है। यहाँ पे हमें कितना डिक्रीज़ करना है, पहले हमें कितना चाहिए कि 10 चाहिए, और यहाँ पे कितने हो रहे हैं 16। तो अल्फ़ा डिके कितने हो सकते हैं और बीटा डिके प्लस कितने हो सकते हैं 6। ठीक है, तो 6 हमें पता है 8 से डिक्रीज़ वन टाइम होगा, तो 6 से कितने होंगे 6 होंगे। तो हम कह सकते हैं कि 16 माइनस 6 कर लेंगे तो हमारे पास 10 आ जाएंगे। 16 माइनस 6 है तो हमारे पास 10 हो जाएंगे। अब हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई कि किस तरह से बैलेंस, अब हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई कि हम कह सकते हैं कि जो है 8 अल्फ़ा टिके हुए और 6 जो है बीटा टिके प्लस के हुए हैं। ठीक है, तो अल्फ़ा टिके अगर 8 हुए तो इनका जो मास नंबर कितना आ जाता है 32, और एटॉमिक नंबर जो हो जाता है 16। फिर 6 से 6 जो है माइनस हो जाएंगे तो हमारे पास 10 हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं जो इनिशियल में हमारा 10 और 16 वही हमारा 10 और 16 हो गया। तो हमारा जो जवाब आ गया तो यहाँ पे जो है इसका ऑप्शन जो है ए इज़ करेक्ट। नंबर 5 है, फिर रेडियम हैज़ हाफ लाइफ इज़ 5 ईयर, देन दस द न्यूक्लियस हैज़ सैंपल द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिके इन 10 ईयर्स। तो 10 ईयर्स के अंदर कितना डिके होगा। हमने डेटा लिखी है कि जो एक जो रेडियम है उसका से हाफ लाइफ कितनी 5 ईयर्स और टाइम कितना लग रहा है वो 10 ईयर्स। तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ मालूम करने के लिए क्या होता है टी डिवाइडेड बाई हाफ लाइफ, टाइम कितना है 10 ईयर्स, हाफ लाइफ कितनी है 5, तो हमारे पास नंबर कितना हो जाता है, यानी जो डिके हाफ लाइफ कितनी गुजरी है वो है 2। तो हमारे पास जो फार्मूला होता है कि फाइनल डिवाइडेड बाई इनिशियल मास इज इक्वल टू 1/2 एन। एन की वैल्यू हमारे पास 2 है तो हमने 2 रख लिया, 2 का स्क्वायर 2 क्या निकलेगा 4 निकलेगा। तो हमें पता है इनिशियल जो होता है शुरू में वो 100% होता है, सैंपल इनिशियल में 100% होता है। यहाँ पे एन हमें मालूम करना है तो ये इधर डिवाइड करा उधर जाकर मल्टीप्लाई करेगा। तो 2 का स्क्वायर जो है 2 का स्क्वायर जो है 2 का स्क्वायर 4 निकलेगा। तो 100 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो डिके हो जाएगा 25%। तो ये क्या है 25% जो है रिमेनिंग बचा। तो हमें बताना है कि डिके कितना हुआ एलिमेंट। तो हम क्या कर लेंगे, ये 25% इस साइड पे बचा है, इसको उस साइड ले जाएंगे, ये प्लस के उस साइड चले जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। तो पहले कितने थे इनिशियल, जो फाइनल कितने इनिशियल कितने थे 100%। तो हमें 100% में से 25% माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो बचेगा 75%। यानी इसका जो है 5 का जो है बी इज करेक्ट ऑप्शन। 6 है इमिशन ऑफ बीटा डिके बाय एलिमेंट अफेक्ट बाय मास नंबर ए इज फॉलोइंग। तो बीटा डिके के अंदर जो है मास नंबर पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, नंबर पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, वो जितना होता है इनिशियल में वही फाइनल में रहता है। ये एग्जामिनेशन कर लेना, एटॉमिक नंबर पे फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो है डी इज़ करेक्ट, रिमेन सेम। MCQ 7 is the number of nucleon in the nucleus increase the bending energy per nucleon। तो इसके कह रहा है कि अगर जैसे नंबर ऑफ न्यूक्लियस इंक्रीज होता है तो बेंडिंग एनर्जी क्या होगी। तो इस ग्राफ को देख लीजिए, यहाँ के अंदर जो है ग्राफ है पेज नंबर 273 के। इस ग्राफ में हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे नंबर शुरू में एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ हो रहा है तो बेंडिंग एनर्जी भी इंक्रीज़ हो रही है। आयरन के बाद क्या होता है कि एटॉमिक नंबर जैसे जैसे इंक्रीज़ हो रहा है तो एटॉमिक बेंडिंग एनर्जी डिक्रीज़ हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि पहले जो है इंक्रीज़ होगी उसके बाद जो है डिक्रीज़ होगी। तो यहाँ पे लिखा हुआ डी ऑप्शन जो है फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज विथ इंक्रीज ऑफ मास नंबर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो है डी इज़ करेक्ट। उसके बाद 8 MCQ मॉनिटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर स्लो डाउन द न्यूट्रॉन। ठीक है, स्लो डाउन प्रोबेबिलिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन, इसका ऑप्शन जो है सी इज़ करेक्ट। MCQ नंबर जो है 9 है, बीटा प्लस डिके बाय एलिमेंट अफेक्ट इट इज़ एटॉमिक नंबर जी इज़ फॉलोइंग वे। तो एटॉमिक नंबर जो है इसके अंदर जो है एटॉमिक नंबर प्लस बीटा प्लस डिके के अंदर जो है एटॉमिक नंबर 1 टाइम डिक्रीज होता है। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर कितना होता है 1 टाइम डिक्रीज होता है। इसका ऑप्शन जो है बी इज़ करेक्ट। 10 the half life of period of a radio element is 100 days. After the 400 days 16 ग्राम of element will be reduced। तो ये हमें बता रहा है कि अगर हाफ लाइफ 100 डेज़ है और 400 डेज़ के अंदर 16 ग्राम बाकी कितना बचेगा। इसको देख लेते हैं। यहाँ पे जो हाफ लाइफ है 100 और टाइम पीरियड कितना है वो है 400। तो यहाँ पे एन मालूम करने के लिए टी डिवाइडेड बाई हाफ लाइफ, तो टाइम पीरियड कितना है 400 डेज़ डिवाइडेड बाई 100 डेज। तो टाइम लाइन जो एन की वैल्यू मिलेगी 4, यानी हाफ लाइफ कितनी गुजरी है 4 हाफ लाइफ गुजरी है।
तो हम कह सकते हैं कि भाई जो हाफ लाइफ में हमेशा आधा होता है 16 का आधा होता है 8, 8 का हाफ होता है 4, 4 का हाफ होता है 2, 2 का हाफ होता है 1। तो यहाँ पे देख लीजिए कि जो है 1 हाफ लाइफ यहाँ पे 16 से 8 तक होगी, और 8 से 4 तक 2 हाफ लाइफ, 4 से 2 तक 3 हाफ लाइफ, 2 से 1 तक 4 हाफ लाइफ। तो बाकी जो बचेगा 1 ग्राम बचेगा, ठीक है। तो बाकी कितना बचेगा, वो बचेगा 1 ग्राम। इसका ऑप्शन जो है डी इज़ करेक्ट। आज हम क्लास इंटर यूनिट 27 न्यूक्लियर फिजिक्स के न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। सबसे पहला न्यूमेरिकल 9 डेज नंबर ऑफ रेडियो एक्टिविटी न्यूक्लियर डिक्रीज टू 1/8 ऑफ अ नंबर प्रेजेंट इनिशियली व्हाट इज़ द हाफ लाइफ ऑफ अ मटेरियल। तो हमें यहाँ पे हाफ लाइफ मालूम करनी है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की डेटा लिखते थे। जो नंबर इनिशियल नंबर और उनका जो प्रेजेंट नंबर का जो डिक्रीज़ कितना हो जाता है 1/8, और हाफ लाइफ कितनी मिली और टाइम कितना लगता है इस दौरान कि 9 डेज। हमें मालूम क्या करना है, हाफ लाइफ, ठीक है। तो सबसे पहले जो फार्मूला लगेगा कि प्रेजेंट मटेरियल का जो मास है और डिवाइडेड बाय इनिशियल इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं, प्रेजेंट नंबर कितना डिक्रीज हो जाता है, वो होता है 1/8, और 1/2 इज इक्वल टू n। अब हमें क्या करना है कि बेस सेम कर लेंगे तो पावर इक्वल हो जाता है। तो 1/8 पे कितना पावर देगी, 1/2 के बेस के बराबर हो जाए। तो 8 पे क्या होता है कि 2 पे ऊपर पावर 3 देंगे तो 1/8 के इक्वल हो जाता है, ठीक है। 1 का पावर क्यूब 1 का क्यूब 1 ही क्यूब निकलता है, लेकिन 3 का क्यूब 2 का क्यूब क्या निकलता है, 8 निकलता है, ठीक। तो यहाँ पे बेस सेम हो गया तो पावर को इक्वल कर लेते हैं। तो यहाँ पे बेस सेम, पावर क्या हो जाएगा, 3 इज इक्वल टू एन के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, 3 इज इक्वल टू एन, जबकि एन किसके बराबर है, टाइम पीरियड डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ। तो यहाँ पे कर लेते हैं कि एन की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 3, और टी की वैल्यू हमारे पास टी डिवाइडेड बाय 1/2 हाफ लाइफ। तो यहाँ पे डेटा के अंदर टाइम की वैल्यू मिली हुई है 9, और ये क्या मिला हमें मालूम क्या करना, 1/t, ये इधर डिवाइड करा उधर जाकर मल्टीप्लाई करेगा, और 3 यहाँ पे डिवाइड करा यहाँ पे और मल्टीप्लाई करा यहाँ पे आकर डिवाइड करेगा। तो 3 का टेबल इस पे 1 टाइम, 3 का टेबल इस पे 3 टाइम। तो यहाँ पे हमारे पास हाफ लाइफ कितनी आ जाएगी, 3 डेज आ गई, 3 डेज। रिव्यू कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 उसकी डेटा के बाद रुका के बाद फार्मूला सॉल्यूशन किया, ये आ गई हमारे पास रिजल्ट। 2 सॉल्व करते हैं। इफ़ फास्फोरस 32 आइसोटोप्स ऑफ फास्फोरस हैज हाफ लाइफ इज 14.28 डेज, व्हाट इज़ द डीके कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हमें डीके कांस्टेंट मालूम करना है। सबसे नंबर 2 की डेटा लिख लेते हैं। तो डेटा के अंदर सबसे पहले हाफ लाइफ मिली हुई है फास्फोरस 32 की 14.28 डेज, और मालूम क्या करना है, डीके कांस्टेंट। तो डीके कांस्टेंट को लेमडा से ज़ाहिर किया जाता है। फार्मूला क्या लगेगा, डीके कांस्टेंट इज इक्वल टू ln 2 डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ। तो इसी फार्मूले में पुट करके हम वैल्यू मालूम कर लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हाफ लाइफ मिली हुई है वो डेज में मिली हुई है, इसको कन्वर्ट करेंगे सेकंड के अंदर, क्योंकि जो हाफ लाइफ का हमें रखना पड़ेगा ऐसा यूनिट है सेकंड। तो हम टाइम का यूनिट जो है सेकंड में रखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस डेज़ को कन्वर्ट करेंंगे सेकंड के अंदर। तो 14 डेज़ के अंदर जो एक दिन के अंदर जो घंटे कितने आते हैं 24, और एक घंटे के अंदर सेकंड कितने आते हैं 3600। तो इसको हम डिवाइड कर लेते हैं यहाँ पे 14.28 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई 1600। तो हमारे पास कितना आ जाता है 1233729। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कितने आई, कि इसको टाइम पीरियड को कन्वर्ट किया 1233792। अब हमारे पास क्या आ गया, सेकंड के अंदर इक्वेशन हो गई, सेकंड टाइम पीरियड हमारे पास सेकंड आ गया। इसी फॉर्मूला पुट करेंगे तो log 2 की वैल्यू होती है, वैल्यू कितनी होती है 0.63, और डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड जो अभी हमने मालूम किया है। टाइम पीरियड जो हाफ लाइफ मिली हुई है उसको सेकंड में कन्वर्ट किया, इसको डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पे क्या कर लेते हैं 1233792, ठीक है। तो हम इसको कैलकुलेटर में क्या करते हैं, ln 2 डिवाइडेड बाय कर लेते हैं क्या 1233792। तो हमारे पास रिज़ल्ट कितनी आ जाती है, हो जाती है 5.610 पावर -7। तो डीके कांस्टेंट कितना आ गया 5.610 पावर कितना आ गया -7 पर सेकेंड। तो ये आ गया हमारे पास रिजल्ट। रिव्यू कर लेते हैं ज़्यादा क्वेश्चन नंबर 2 उसकी डेटा के बाद रुका के फार्मूला सॉल्यूशन किया है आगे रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। फाइंड द बाइंडिंग एनर्जी इन मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट ऑफ लिथियम 7 एटॉमिक मास जो है हमें यहाँ पे मिला हुआ है सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 की डेटा लिख लेते हैं। तो एटॉमिक मास जो कह लीजिए एक्चुअल मास जो हमें डेटा के अंदर मिला हुआ वो 7, और AU होता है एटॉमिक मास यूनिट,
और यहाँ पे इमेजिनेशन करना पड़ेगा कि एक प्रोटॉन का जो मास होता है एटॉमिक मास यूनिट के अंदर वो इतना होता है, और मास ऑफ न्यूट्रॉन का जो होता है इतना होता है एक का, ठीक है। तो हमें मालूम क्या करना है, बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी के लिए फार्मूला है कि टोटल मास हम इन तीनों से मालूम करेंगे, और एक्चुअल मास जो डेटा के अंदर मिला हुआ है ए फॉर एक्चुअल मास मल्टीप्लाई बाय जो है ये कन्वर्जन फैक्टर होता है, ठीक है। तो कन्वर्जन फैक्टर ये किस तरह से आता है इसको भी प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले जो लिथियम के अंदर जो होते हैं प्रोटॉन 3 होते और न्यूट्रॉन कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो यहाँ पे प्रोटॉन 1 का मास इतना है तो 3 का कितना होगा, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और न्यूट्रॉन 1 का मास इतना होता है, 4 का कितना होगा, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करके प्लस कर देंगे तो हमारे पास टोटल मास आ जाएगा जो प्रेजेंट हमारे डेटा के मुताबिक, ठीक है। एक्चुअल मास हमें मिला हुआ, इन दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी मिल जाएगी। ये कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या है कि 3 मल्टीप्लाई बाय क्या कर लेते हैं 1.007276, ठीक है। तो ब्रैकेट ओवर कर लेते हैं यहाँ पे प्लस, फिर से 4 मल्टीप्लाई बाय कर लेते हैं न्यूटन का मास 1.008665। तो हमारे पास ऐड कर लेते हैं तो कितना आ जाता है 7.0564। ये पूरा एक्चुअल मास यहाँ पे लिख लेते हैं, कितना आया 7.0566488, ठीक है। ये आ गया टोटल मास। और एक्चुअल मास हमारे पास डेटा के अंदर मिला हुआ है, ये टोटल मास इसी फार्मूले पुट करेंगे, टोटल माइनस एक्चुअल मास और मल्टीप्लाई बाय फैक्टर जो है हमारे पास कन्वर्जन एनर्जी फैक्टर। अच्छा, ये कन्वर्जन एनर्जी फैक्टर कहाँ से है, इसको हम अलग से लिख लेते हैं। तो एनर्जी कन्वर्जन फैक्टर का हम क्या लेते हैं कि एक प्रोटॉन का मास को कन्वर्ट करें एनर्जी के अंदर, तो एक प्रोटॉन का मास कितनी एनर्जी के प्रोड्यूस कर सकता है, तो इसको हम E=mc² की इक्वेशन से प्रूव कर सकते हैं। तो क्या इक्वेशन है, E=mc² आइंस्टाइन की फेमस इक्वेशन। तो मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है 1.67 10⁻⁻7 मल्टीप्लाई बाय स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर। तो इनको सिंप्लीफाई करें यहाँ पे तो कितना आ जाता है 15.03 10⁻11 जॉल। तो जॉल को कन्वर्ट करें हमारे पास जो है इलेक्ट्रोवोल्ट, तो क्या करेंगे 1.6 10⁻90 से डिवाइड कर देंगे। तो इनको डिवाइड करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो एनर्जी आ जाती है वो कितनी 931.5 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। एम फॉर होता है मेगा 10⁻6। तो ये आ गया एनर्जी फैक्टर। तो एनर्जी फैक्टर हम हर जगह इस्तेमाल करेंगे जहाँ जहाँ बाइंडिंग एनर्जी मालूम करनी होगी या हमें मास डिफेक्ट मालूम करना पड़ेगा। तो ये फैक्टर हम आगे जाकर प्रूफ नहीं करेंगे, ये हमें पुट करना पड़ेगा इसी इक्वेशन के अंदर, ठीक है। तो इसी इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे। तो हमारे पास क्या है कि फार्मूले के अंदर टोटल मास अभी हमने मालूम किया है, ठीक है। और एक्चुअल मास डेटा के अंदर मिला हुआ है, एक्चुअल मास जो डेटा के अंदर मिला हुआ है। तो अब हम सॉल्व कर लगे बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी के लिए क्या फार्मूला है कि एक्चुअल मास ये रहा 7.056488 माइनस, और एक्चुअल मास हमारे पास डेटा के अंदर मिला हुआ है और कितना मिला हुआ है कि 7.016003 मल्टीप्लाई कर देंगे, लिख लिया मल्टीप्लाई बाय एनर्जी कन्वर्जन फैक्टर वो कितना है 931.5 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। इनको आपस में माइनस इससे 931.5 से, तो हमारे पास आ जाता है आंसर कितना 37.7, ठीक है 37.7 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। तो बाइंडिंग एनर्जी हमारे पास जो बाइंडिंग एनर्जी हमारे पास कितनी आ गई कि बाइंडिंग एनर्जी हमारे पास कितनी आ गई, वो आ गई 37.7 और मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। तो ये आ गई लिथियम की बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। लिथियम की बाइंडिंग एनर्जी कितनी आ गई, लिथियम जो हमारे पास 7, लिथियम को सिंबल शो करते हैं, लिथियम का मास होता है 7, सिंबल शो करते हैं लिथिया Li, जिसकी बाइंडिंग एनर्जी हमारे पास कितनी आ गई Bi। बाइंडिंग एनर्जी वो कितनी है 37.7 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास रिजल्ट। रुका के बाद फार्मूला सॉल्यूशन किया, सॉल्यूशन करने के बाद हमने रिज़ल्ट, ये आ गया रिज़ल्ट, और ये आ गया हमारा कन्वर्जन फैक्टर, जिसको आगे जाकर हम प्रूव नहीं करेंगे और पुट करेंगे जहाँ भी बाइंडिंग एनर्जी या मास डिफेक्ट मालूम करना पड़ेगा, ठीक है। नंबर 4 सॉल्व करते हैं। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ न्यूक्लियस इज 225 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। व्हाट इज द मास डिफेक्ट ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ एटम मास यूनिट, ठीक है।
तो यहाँ पे हमें बाइंडिंग एनर्जी मिली हुई है, मास डिफेक्ट को मालूम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 की डेटा के अंदर जो मास बाइंडिंग एनर्जी हमारे पास मिली हुई है 225 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। एनर्जी कन्वर्जन फैक्टर हम हर जगह यहाँ पे रखेंगे जहाँ भी बाइंडिंग एनर्जी हो मालूम करनी हो या मास डिफेक्ट मालूम करना होगा। ठीक है, तो यह प्रीवियस न्यूमेरिकल्स में हमने प्रूव किया था कि ये कहाँ से आता है, कितना आता है, तो ये प्रीवियस प्रूव किया था। ठीक है, मालूम क्या करना, मास डिफेक्ट फार्मूला होता है कि मास डिफेक्ट इज इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय, ठीक है, तो बाइंडिंग एनर्जी हमारे पास कितनी है 225 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट और कन्वर्जन फैक्टर कितना है 931.5 मेगा इलेक्ट्रो, है 225 डिवाइडेड बाय 931.5, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाता है 0.2415। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया 0.2415 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। तो ये आ गया हमारे पास रिजल्ट। रिव्यू कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 उसकी डेटा के बाद रुकर सोल्यूशन किया, ये आ गया हमारे पास रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। कॉपर पेनी हैज़ अ मास 3 ग्राम, डिटरमाइन द एनर्जी would be required to break the copper nuclei into the constituent proton and neutron का जो है मास हमारे पास मिला हुआ है डेटा के अंदर। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन नंबर 5 की डेटा लिख लेते हैं। तो डेटा के अंदर जो मास कॉपर का मिला हुआ है, एक पेनी है या सिक्का है, उसका मास कितना है 3 ग्राम, और जो एटॉमिक मास AMU जो मिला हुआ है बुक के अंदर वो 62.936 ग्राम पर मोल। मालूम क्या करना है, टोटल एनर्जी कितनी रिक्वायर हो कि उनको तोड़ा जाए और उनके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को अलग अलग किया जाए। तो यहाँ पे हमें टोटल एनर्जी मालूम करने के लिए क्या होता है कि टोटल नंबर ऑफ एटम मल्टीप्लाई बाय बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, तो ये चीज़ें को मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल एनर्जी हमारे पास मिल जाएगी। सबसे पहले हम देखेंगे कि 1 ग्राम के अंदर टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हैं और हर एटम की बाइंडिंग एनर्जी कितनी होती है। 3 ग्राम जो है सिक्का, उसको हम तोड़ने के लिए टोटल एनर्जी कितनी रिक्वायर है वो मालूम कर सकते हैं। तो टोटल नंबर मालूम करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला होता है कि नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, तो एवोगैड्रो नंबर मालूम करने के लिए हमारे पास होते हैं नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने के लिए क्या होता है कि मास जो मिला हुआ है डिवाइडेड बाय कर देंगे एटॉमिक मास से, तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल मिल जाएगा, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगैड्रो नंबर से, तो नंबर ऑफ एटम हमारे पास मिल जाएगा। तो मास हमारे पास मिला हुआ है 3 ग्राम और एटम की मास यूनिट बुक के अंदर मिला हुआ है इतना कि 3 डिवाइडेड बाय 62.939। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ जाता है 0.047 और अब क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये नंबर ऑफ एटम मालूम करना है। तो इसी को यहाँ पे जो रिजल्ट आई है हमारे पास कितनी आई है वही है 0.04766। अब यह क्या आ गया हमारे पास नंबर ऑफ मोल आ गए, नंबर ऑफ मोल्स आ गए। हमें मालूम क्या करना है, नंबर ऑफ एटम्स मालूम करने हैं, नंबर ऑफ एटम्स मालूम करने हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास ये आ गई। तो नंबर ऑफ एटम मालूम करने के लिए क्या करेंगे, जो नंबर ऑफ मोल आए उसको मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगैड्रो नंबर से। तो एवोगैड्रो नंबर यहाँ पे कर लेते हैं कि एवोगैड्रो की वैल्यू होती है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास कितने आ जाते हैं कि एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे इसी वैल्यू पर जो रिज़ल्ट आई है अभी कि मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय क्या कर लेते हैं 6.02, तो हमारे पास कितने आते हैं 0.286। ठीक है, तो कितनी आ गई हमारे पास 0.286 और 10 पावर 23 सेम का सेम। अभी आ गए नंबर ऑफ एटम्स और हमें मालूम क्या करना है टोटल एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी जो होती है कॉपर की वो होती है 550 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। ठीक है, तो हमारे पास टोटल एनर्जी मालूम करने के लिए जो क्या चाहिए कि नंबर ऑफ एटम्स जो अभी हमने मालूम कर लिया, ये नंबर ऑफ एटम्स आ गए। ठीक है, ये आ गए नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, और हमें मालूम क्या करना टोटल एनर्जी, तो मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ एटम कि हर एक एटम के अंदर कितना नंबर ऑफ एटम में 3 ग्राम के अंदर इतने आते हैं और मल्टीप्लाई कर देंगे बाइंडिंग एनर्जी जो हमारे पास है कितनी 550। ठीक है, तो नंबर ऑफ एटम कितने 0.286 10 पावर 23 मल्टीप्लाई कर देंगे जो बाइंडिंग एनर्जी जो होती है कॉपर की एक एटम की वो कितनी 550। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास रिज़ल्ट कितनी आ जाती है कि 157.3 10 पावर 20 + 23 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट।
ठीक है, मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। अगर हमें बुक वाला आंसर चाहिए तो यहाँ से पॉइंट को इस तरफ ले जाएंगे, यानी 2 डिजिट यहाँ पे लेकर गए हैं, तो इसमें 2 डिजिट प्लस के ऐड हो जाएंगे, तो रिजल्ट पाया टोटल एनर्जी का हमारे पास फाइनल कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी पॉइंट यहाँ पे आ जाएगी तो 1.57, और यहाँ पे पॉइंट इस तरफ गई है तो इसमें प्लस के 2 ऐड हो जाएंगे, तो प्लस के 2 ऐड हो जाएंगे तो कितने हो जाएंगे 25 हो जाएंगे 23 के अंदर मेगा इलेक्ट्रो वोल्ट। तो ये आ गई हमारे पास रिजल्ट। रिव्यू कर दिया था क्वेश्चन नंबर 5, इसकी डेटा के बाद रुका के बाद फार्मूला के बाद सॉल्यूशन किया, सॉल्यूशन करने के बाद ये आ गया हमारे पास फाइनल रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं, राइट द बीटा प्लस डीके प्रोसेस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो यहाँ पे 2 इक्वेशन मिली हुई है, एक मिला हुआ है फ्लोरीन, दूसरा मिला हुआ है ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं कि डेटा मिली हुई है कि बीटा प्लस डीके अगर इन दोनों एटम के अंदर हो तो उसके बाद जो एटम एलिमेंट कौन सा बनेगा। ठीक है, तो वो हमें मालूम करना है। सबसे पहले बीटा डीके को समझते हैं। तो बीटा डीके में बेसिकली बीटा डीके प्लस की होती है, उसमें क्या होता है कि एक प्रोटॉन जो है, एक प्रोटॉन टूटता है, एक न्यूट्रॉन पे चार्ज 0 और होता है, दूसरा टूटता है पॉजिट्रॉन पे चार्ज होती है प्लस की 2। ठीक है, तो बाहर जो है प्लस का 2 निकल रहा है इलेक्ट्रॉन, तो इसीलिए इसको हम बीटा प्लस कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है की कॉन्सेप्ट कह ले कि वो वहाँ पे क्या होता है कि प्रोटॉन जो है टूटता है। तो हम पार्ट ए को सोल्व करें, तो पार्ट ए के अंदर क्या है फ्लोरीन 9। तो यहाँ पे क्या है कि जो ऊपर लिखा हुआ वो है एटॉमिक मास इसका, और नीचे लिखा हुआ है इसका एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है बेसिकली नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो ये जो 9 लिखा हुआ है इसका मतलब है कि इसके अंदर जो प्रोटॉन कितने हैं 9 है। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे एक प्रोटॉन अगर टूटता है तो एक प्रोटॉन यहाँ पे टूटता है किसके अंदर, न्यूट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन के अंदर, एक न्यूट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन के अंदर। तो यहाँ पे क्या हुआ कि एक 9 में से एक 9 प्रोटॉन थे, 8 में से एक माइनस हो गया, तो अब हम प्रोटॉन कितने बच गए, अब प्रोटॉन हो गए 8। और यहाँ पे क्या कर लेते हैं कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मालूम कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मालूम करने का तरीका ये है कि इसी इक्वेशन में से 18 में से 9 माइनस कर देंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हो जाते हैं, वो भी 9। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता है कि एक नंबर डिक्रीज़ हो गया है। अब एक नंबर डिक्रीज़ हो गया, मास 8 न्यूट्रॉन पहले थे, एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन कन्वर्ट हो गया, एक न्यूट्रॉन किसमें प्रोटॉन कन्वर्ट हो गया न्यूट्रॉन के अंदर, 9 थे अब +1 हो गया, तो टोटल न्यूट्रॉन कितने आ गए 10। ठीक है, न्यूट्रॉन आ गए टोटल 10 हो गए, 9 में से हो गए 8, और न्यूट्रॉन कितने हो गए डिके के बाद 10, पहले कितने थे 9। तो अब हम एलिमेंट बनाए कि कोई भी एलिमेंट था एक्स, मास क्या होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन, तो मास वही सेम 18 का 18 रहा, और यहाँ पे नंबर लिखते हैं एटॉमिक नंबर कितना है 8। ठीक है, तो हमें पता है 8 पे जो है ऑक्सीजन है, जो एक से एलिमेंट बना है वो है ऑक्सीजन, तो 8 लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे 18। तो यानी हम कह सकते हैं कि पार्ट 1 जो फ्लोरीन के अंदर फ्लोरीन 18 के अंदर अगर बीटा प्लस डीके होती है तो उसके बाद जो बनेगा एलिमेंट वो बनेगा ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन 8 पे है, यानी एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा 1 डिक्रीज़ हो जाएगा। तो पार्ट बी के अंदर क्या है कि एक ऑक्सीजन के अंदर जो है ऑक्सीजन 8 और यहाँ पे है 5। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे कह लीजिए कि मास इसके अंदर प्रोटॉन कितने हैं वो है 8, और इसके अंदर न्यूट्रॉन कितने हैं कि 15 में से 8 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे प्रोटॉन कितने हो जाएंगे वो है 7, और न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे वो हो जाएंगे 8 में से 7 में न्यूट्रॉन नंबर मिल जाएगा। तो 15 में से 8 माइनस करेंगे तो हमारे पास 7 बच जाएगा, तो 7 हो जाएंगे न्यूट्रॉन। ये है बिफोर डिके। तो बिफोर डिके के कितने प्रोटॉन कितने हैं 8, न्यूट्रॉन कितने हैं 7। अब क्या होता है कि बीटा प्लस डीके के अंदर क्या होता है कि एक प्रोटॉन टूटता है न्यूट्रॉन के अंदर प्लस पॉजिट्रॉन के अंदर। पॉजिट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन का एक नेगेटिव पार्टिकल है, वो तो न्यूक्लियस से बाहर चला जाएगा, बाकी जो है न्यूक्लियस के अंदर बचेगा वो क्या बचेगा, वो बचेगा न्यूट्रॉन। तो अब डीके के बाद क्या हुआ कि 8 में से एक प्रोटॉन टूट गया, बाकी कितने बचे प्रोटॉन 7 प्रोटॉन। अब जो एक प्रोटॉन टूट गया वो क्या बचेगा, इसे न्यूट्रॉन के अंदर 8 हो जाएगा, पहले न्यूट्रॉन थे 7, अब उसमें से एक न्यूट्रॉन कन्वर्ट होकर इसमें 8 हो जाएगा, तो न्यूट्रॉन कितने बचे बाकी एक कितने हो गए 8। तो हम क्या कर लेंगे कि मास कोई भी एलिमेंट सामने जो भी एलिमेंट बना है, मिसाल के तौर पे कह लेते हैं कोई एक्स है, नाम बाद में ले लेते हैं, उसका मास क्या होता है इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो मास क्या कर लेते हैं 7 और 5, मास वही सेम का सेम 15, और एटॉमिक नंबर अब कितना हो गया, एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन हो गया 7। तो हमें पता है कि 7 पे कौन सा एलिमेंट है, 7 पे जो है न्यूट्रॉन है, नाइट्रोजन है 7,
और 15 हो गया। ठीक है, ये एलिमेंट का नाम हम बाद में दे सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जब ऑक्सीजन 8 के अंदर जब प्रोटॉन डिके हुआ तो उसके बाद क्या बना, उसके बाद बना नाइट्रोजन 15। तो ये आ गई हमारे पास रिजल्ट। ये था क्वेश्चन नंबर 6। उसके बाद डेटा के बाद रुकार के बाद फार्मूले को सॉल्यूशन किया। सॉल्यूशन करने के बाद पार्ट ए का रिजल्ट और पार्ट बी की रिजल्ट। 7 सॉल्व करते हैं। अ डिवाइस यूज टू रेडिएशन थेरेपी फॉर अ कैंसर कंटेंट 0.5 ग्राम ऑफ अ कोबाल्ट। ठीक है, कोबाल्ट का मास मिला हुआ है। हाफ लाइफ ऑफ अ कोबाल्ट 7 ईयर्स। ठीक है, डिटरमाइन द एक्टिविटी मटेरियल। ठीक है, मटेरियल की एक्टिविटी मालूम करनी है। नंबर 7 की डेटा लिख लेते हैं। सबसे पहले जो कोबाल्ट का मास मिला हुआ है, कितना मिला हुआ है 0.5 ग्राम, और एटॉमिक मास यूनिट मिला हुआ है 59.9 AU। ठीक है, हाफ लाइफ हमारे पास मिली हुई है 5.27 ईयर्स। मालूम क्या करना है, एक्टिविटी मटेरियल की एक्टिविटी मालूम करनी है, जिसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं। फार्मूला लगेगा डीके कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, तो एक्टिविटी कांस्टेंट मालूम हो जाएगा। तो यहाँ पे डेटा के अंदर जो है हमें एक्टिविटी कांस्टेंट भी नहीं मिली हुई है और नंबर ऑफ एटम्स नहीं मिले हुए। ठीक है, तो इन्हीं डेटा को यूज़ करके पहले ये दो कंपोनेंट मालूम करेंगे, फिर इनको मल्टीप्लाई करके एक्टिविटी कांस्टेंट मालूम कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ एटम मालूम करने के लिए जो फार्मूला होता है, एन को ज़ाहिर करते हैं नंबर ऑफ एटम्स। तो नंबर ऑफ एटम्स को मालूम करने के लिए फार्मूला होता है मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। तो यहाँ पे क्या है, मास कितना मिला हुआ है डेटा के अंदर 0.5, और एटॉमिक मास यूनिट कितना है 59.9, मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर कांस्टेंट है। तो इनको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं, सिंप्लीफाई। 0.0520 और 10 पावर 23%। अब हमें मालूम क्या नंबर ऑफ एटम्स कितने आ गए हमारे पास, वो आ गए कि 0.0502 10 पावर 23। अब हमें मालूम क्या करना है, डीके कांस्टेंट। फार्मूले के तहत हमें मालूम करना है डीके कांस्टेंट। तो डीके कांस्टेंट के लिए जो फार्मूला होता है log ln2 डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ। तो हाफ लाइफ हमारे पास डेटा के अंदर मिली हुई है, तो क्या कर लेते हैं, डीके डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ जो बुक के अंदर मिली हुई है वो सालों के अंदर मिली हुई है। ठीक है, 5.27 ईयर्स को कन्वर्ट करेंगे सेकंड के अंदर। तो एक साल के अंदर जो सेकंड कितने आते हैं वो अंदर, तो एक साल के अंदर जो सेकंड आते हैं 3.15 10 पावर प्लस 7 सेकंड। ठीक है, तो इतने सालों के अंदर कितने सेकंड आएंगे, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इनको सिंप्लीफाई करेंगे हम कैलकुलेटर से, तो जो रिजल्ट आ जाएगी डीके कांस्टेंट की वो कितनी आ जाएगी 0.041 10 पावर प्लस के 7 ऊपर चले जाएंगे माइनस के 7। तो हमारे पास दोनों आगे नंबर ऑफ एटम्स मिल गए और डीके कांस्टेंट भी मिल गया। तो इसी फार्मूले के अंदर पुट करके हम एक्टिविटी कांस्टेंट मालूम कर सकते हैं। ये दोनों चीज़ें अभी हमने मालूम की। तो डीके कांस्टेंट 0.05 10 पावर 23 मल्टीप्लाई बाय कितना है जो है नंबर ऑफ एटम 0.04 10 पावर -7। तो इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाता है 2.09 10 पावर 10 माइनस के 10, और ये माइनस के प्लस के 23 सेम के सेम। माइनस के 10 में से 23 गए, बाकी बचे प्लस के 13। तो 2.209 10 पावर प्लस के 13 डिके पर सेकेंड। तो ये आ गया हमारे पास रिजल्ट नंबर 7। उसके बाद डेटा के बाद रुका के बाद फार्मूला के बाद सॉल्यूशन किया। सॉल्यूशन करने के बाद हमने डिके का नंबर ऑफ एटम मास मालूम किया। उसके बाद डिके कांस्टेंट मालूम किया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमने एक्टिविटी कांस्टेंट मालूम किया। ये आ गई रिजल्ट।